Good evening, friends. Welcome to Prep on IS and to the Basic Geography series. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों स्पेशल हैं और उनकी वजह से या उनके थ्रू आप कैसे भी इवन स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो तब भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और अगर ह्यूमन रिसोर्स ही डेवलप ना हो तो फिर अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो तब भी आप किसकी तरफ अनडेवलप्ड रह सकते हैं या फिर कैटास्ट्रॉफ की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अर्थ को या प्लेनेट को या इकोसिस्टम्स को बर्बाद कर सकते हैं। सो इन दैट सेंस ह्यूमन इज़ ए स्पेशल रिसोर्स। ये हमारी बात हो गई। आज हम बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन की। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है, मिनरल्स हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारे हैं, इनके कंजर्वेशन की बात करेंगे। क्यों करनी है इनकी बात, क्या नीड है कंजर्वेशन की, वो बात भी करेंगे। देन वी विल सी कि कैसे इस कंजर्वेशन से हम एक कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो कि ऐसा ग्रोथ, ह्यूमंस की ऐसी प्रॉस्पेरिटी जिसमें कि जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि अदर स्पीसीज या प्लेनेट के लिए घातक या आप कह लीजिए डेंजरस ना हो। इसकी टाइमलाइन भी देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम्स में हर ईयर, चाहे यूपीएससी का प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे और भी जितने स्टेट पीसीएस होते हों, या कोई लोएस्ट लेवल का एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का या इवन प्राइवेट सेक्टर में जो लिए जाते हैं, ऐसा नहीं देखा है मैंने रिसेंटली कि इस टाइमलाइन से फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्रंट पे जो एफर्ट किए हैं उनसे कोई एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा जिससे आपके लिए हमेशा के लिए एक टाइमलाइन बन जाएगी। आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि पहले क्या हुआ था या पहले क्या हुआ था। वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी और आप फिर बाकी चीज़ों को उसी टाइमलाइन में एक तरह से फिट करते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको मिलती जाएगी डे टू डे बहुत ब्रॉड, उसको आप इस टाइमलाइन में फिट करते जाएंगे, आपकी नॉलेज ब्रॉड होती जाएगी। तो चलिए आते हैं किस पे, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और उसकी नीड क्या है। पहले तो बात करते हैं कंजर्वेशन। आप समझ रहे होंगे, अच्छे से यूटिलाइज करना, वेस्ट ना करना और चीज़ों को संभाल के रखना, सिंपल मीन है कंजर्वेशन का। पहली बात तो ये है कि अर्थ इतनी बड़ी है, अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर हमें नीड क्या है। हम तो अर्थ के आगे कुछ भी नहीं है। तो नीड ये है कि नाउ ह्यूमंस हैव बिकम ए vital force on the अर्थ। अब ह्यूमंस की जो फोर्स है, ह्यूमंस की जो पोटेंशियल एक्टिविटी है, वो अर्थ को एक बहुत क्या कह सकते हैं आप, सब्सटेंशियल वे में चेंज कर रही हैं। ह्यूमंस नाउ बिकम ए वाइटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गए हैं, सब्सटेंशियल वे में चेंज कर रही हैं। और चेंज ही नहीं कर रही हैं, उसे डिस्ट्रॉय भी कर रही हैं। जो हमारे पास मिनरल वेल्थ है, मिनरल जो हमारे पास फ्यूल वेल्थ है, फॉसिल फ्यूल वाली, फॉसिल जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट। देन जो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, लैंड, वाटर, इन सब को हमने क्या है बुरी तरह प्रभावित किया है इन टर्म्स ऑफ कि हमने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्या है डिक्लाइन कर दिया है। बिल्कुल बहुत आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है इनका। एक्सप्लॉयटेशन एयर, लैंड एंड वाटर का हमने इतना यूज़ या मिसयूज़ किया है कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गए हैं। एंड जो मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल है उन्हें हमने इतना कंज्यूम किया है कि दे आर नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ
एग्जॉस्शन, जो कि ख़त्म होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं ये। सो दैट्स वाई we need to conserve resources। आप सबने देखा होगा एयर पॉल्यूशन इज़ ए कॉमन थिंग इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह एयर पॉल्यूशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी इज अगेन ए कॉमन प्रॉब्लम। वाटर स्कार्सिटी इज ए प्रॉब्लम। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन इज ए प्रॉब्लम। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन इज ए प्रॉब्लम। डेजर्टिफिकेशन, then declining forest or biodiversity is once again a problem around the world. And now we are talking about climate change. Climate change, लॉन्ग टर्म वीदर पैटर्न में चेंज को हम क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लाइमेट चेंज तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्लाइमेट चेंज होने लगे, ये प्रॉब्लम आने लगी हैं। और ये प्रॉब्लम आज नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम कब से ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं इसी से। कब से ये प्रॉब्लम लोग देखने लगे थे जो यूरोप और अमेरिका में लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया था, तो वहाँ ये प्रॉब्लम पहले आ गई थी सारी की सारी। तो ये प्रॉब्लम लगभग आप कह लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 से ये प्रॉब्लम्स वहाँ लोगों को दिखने लगी थी। तो एक बुक लिखी गई थी, रेचल कार्सन, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या नाम था उस बुक का? द साइलेंट स्प्रिंग। जब यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में सर्दियां ख़त्म होती हैं फरवरी मार्च के महीने में, तो वहाँ जो बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु जैसी एक ऋतु आती है। लेकिन अब वो कैसी ऋतु हो गई है? साइलेंट हो गई है। वो जो सीज़न है उसमें जो भी इंसेक्ट्स, जैसे कि आप कह लीजिए बटरफ्लाई या फिर बर्ड्स, फ्लावर्स के जो प्लांट हैं, फ्लावर प्लांट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इवन जो वाटर स्ट्रीम है वो क्या हो गई हैं? साइलेंट हो गई हैं, पहले जैसी चहक महक नहीं रही है। क्योंकि किस वजह से? जो वहाँ पेस्टिसाइड यूज़ होता था, DDT, लार्ज स्केल पर DDT का यूज़ होता था एज ए पेस्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड। ये कई लोग मच्छरों के लिए भी यूज़ करते थे इंडिया में बाद में 1980s में। अब ये सब जगह लगभग बैन हो गया है। इसके इतने एडवर्स इम्पैक्ट के इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई ले लीजिए या फिर अर्थवॉर्म ले लीजिए, वो ख़त्म हो गए थे। बर्ड्स के जो एग्स हैं वो जल्दी हैच हो जाते थे, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। फ्लावर प्लांट्स भी इससे मरने लगे थे, और वाटर स्ट्रीम्स भी, इन सब की वजह से, और थोड़ा बहुत वाटर पॉल्यूशन और वाटर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो स्प्रिंग्स थी, जो सबसे सुहाना मौसम रहता है साल का, वो कैसा हो गया है? साइलेंट हो गया है। तो फर्स्ट बुक थी जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाती है। उसके बाद फिर in 1968 एक आप कह लीजिए इनफॉर्मल ग्रुप, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट, कुछ कंसर्न जो लोग रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी धरोहर के लिए, उन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया। क्या नाम दे दिया उसे? क्लब ऑफ रोम। इटली में बेस्ड ये ग्रुप था। उन्होंने क्या
जो जिसमें कि पूरे वर्ल्ड से लोग कनेक्टेड थे, उन्होंने अपना नाम क्या रखा, क्लब ऑफ रोम। और उन्होंने क्या किया इन्होंने, क्या एक्टिविटी थी इस क्लब ऑफ रोम की, इन्होंने दे ओपनली काउंटर्ड, उन्होंने क्या किया, ओपनली काउंटर्ड किया किसके क्लेम्स को, द क्लेम्स ऑफ बिग एमएनसीज, जो भी एक्टिविटीज़ बिग एमएनसीज कर रही हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, लेकिन वो बता कुछ और रही हैं और कर कुछ और रही हैं, उनको ओपनली काउंटर किया भाई, फैक्ट गैदर किए इन्होंने और बोला कि ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है, बल्कि चीज़ों के एडवर्स इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। दे एक्सपोज्ड पॉल्यूशन एंड pollution and exploitation of resources, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो फिशिंग हो, ओशियंस हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, या फिर वो फॉसिल फ्यूल वाले जो रिसोर्सेज हों। फिर उन्होंने एक थ्योरी दी, ये काम किए उन्होंने। फिर उन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ, कि अगर ह्यूमन डेवलप करना ही चाहते हैं अपने आप को, तो उनकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं विद इन दीज एनवायरमेंटल पैरामीटर, एनवायरमेंटल बाउंड्रीज अगर आप चलेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज अगर आप इनके बाहर भागेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर क्या होगा, बाद में कैटास्ट्रॉफ आ जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस एक जोग्राफर थे, ह्यूमन जोग्राफर 17th या 18th सेंचुरी में, जिन्होंने बोला कि ह्यूमन्स एक लिमिट्स तक ही ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकती है, अगर उससे ज़्यादा ग्रो करेगी तो वो फूड की स्कार्सिटी से या फिर और कोई प्रॉब्लम से, जैसे पैंडेमिक्स हो गए, उससे ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी एनवायरनमेंट ने जो हमारे लिए लिमिट्स सेट की है कि भाई फूड जितना ग्रो हो रहा है उससे ज़्यादा अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली वो क्या है, ख़त्म हो जाएगी, अपने आप स्कार्सिटी से ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही इन्होंने बोला क्लब ऑफ रोम ने कि ऐसा है, देखो अगर आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट इतना कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल है, वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा है, रिसाइकल कर पा रहा है, तो आप सस्टेनेबल हैं, तो आप ग्रोथ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हो सकता है आपकी ग्रोथ थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए तो हो जाए, लेकिन फाइनली उस पर एक तो चेक ये हो गया एनवायरनमेंट वाला, अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो फिर क्या आप कैटास्ट्रॉफ की तरफ हेड कर रहे हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी भी दी, दैट ह्यूमन हैज़ बाउंड्रीज। क्या बोला इन्होंने इस थ्योरी में, लिखिए अगर लिखना चाहते हैं तो, जो मेंस लिख रहे हैं लोग उनके लिए पढ़ना पड़ता है, दैट ह्यूमन्स हैज़ बाउंड्रीज और लिमिट्स within which they can grow, for example within the recyclable capacity of the अर्थ, है ना। अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, अर्थ उन्हें जितनी स्पीड से रिसाइकल कर सकती है उससे ज़्यादा आप उन्हें अगर उससे ज़्यादा स्पीड पे कंज्यूम करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, वो कैटास्ट्रॉफ है लॉन्ग टर्म में। और अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो विद इन दैट लिमिट यू हैव टू कंज्यूम द रिसोर्सेज। ये बात हो गई हमारे क्लब ऑफ रोम की, ठीक है।
अब आते हैं फिर 1887 में ये प्रॉब्लम्स चलती रहीं जो एनवायरनमेंट की या रिसोर्सेज की प्रॉब्लम चलती रही। सारी लड़ाई आज तक जहाँ भी जितनी भी बार हुई है वो मेनली रिसोर्सेज के लिए ही हुई है, तो ये लड़ाई चलती रही। पहले तो हम ह्यूमंस आपस में भी लड़ते रहे हैं कई बार, और अब हम अर्थ को ही अपना क्या कह सकते हैं, जो अपनी मदर अर्थ है उसी को इतना एक्सप्लॉइट करने लग गए हैं कि अब हमें खुद सोचना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अगर मदर अर्थ आज कुछ नहीं कह रही है तो हो सकता है फ्यूचर में आपको डिवास्टेशन झेलना पड़े। तो फिर कुछ लोगों ने यूएन ने एक कमीशन बनाया, बेसिकली क्या कमीशन का नाम था 1887 में, ब्रंट डी साइलेंट है, ब्रंटलैंड कमीशन, जिसने रिपोर्ट दी ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये यूपीएससी के प्री में पूछी जा चुकी है कि ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, किस पे बनी थी ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कि हाउ वी कैन बेस्ट डेवलप आवर सेल्फ विदाउट हार्मिंग द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये रिपोर्ट बनी थी। तो इन्होंने पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। इनकी डेफिनेशन अभी भी मानी जाती है। अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको आंसर्स, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने डिफाइन किया। पहले तो क्या है, डेफिनेशन लिखिए, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ in which the future of the planet earth as a hospitable planet, as a हॉस्पिटेबल, ह्यूमन्स या लाइफ के लिए हॉस्पिटेबिलिटी है प्लेनेट, हॉस्पिटेबल प्लेनेट इज नॉट जियोपार्डाइज। थोड़ी सी मैंने इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया है। इन्होंने तो सिर्फ ह्यूमन्स के फ्यूचर्स की जनरेशन की बात की थी कि ह्यूमन की जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें प्रॉब्लम ना हो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में, हमारी वजह से हम रिसोर्स को इतने कंज्यूम नहीं करें। मैंने इसे पूरा मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा सा, और इसमें सिर्फ ह्यूमन को न लेके मैंने क्या ले लिया है, प्लेनेट अर्थ एज ए हॉस्पिटेबल प्लेनेट इज नॉट जियोपार्डाइज। प्लेनेट अर्थ की जो हॉस्पिटेबिलिटी की कैपेबिलिटी है ना, इनहैबिटेशन की कैपेबिलिटी है, उसको जियोपार्डाइज नहीं करें और साथ में हमारा क्या होने लगे, डेवलपमेंट होता रहे। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है ना, इसमें डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली दो मुद्दे थे, दो चीज़ों पे इन्होंने एम्फेसाइज किया। वो क्या चीज़ें थी, एक तो ये थी कि हमारी जो इंटर जनरेशनल, प्लीज़ ये मेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं, इंटर जनरेशनल, पिछली बार ये क्वेश्चन था, व्हाट इज इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो पहला तो था इनकी रिपोर्ट का इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि हम आज रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जो ह्यूमन जनरेशन्स हैं वो उनके पास रिसोर्स ही ना बचे, या उनको जो हम अर्थ छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए वो इतनी ख़राब हो, इतनी पॉल्यूटेड हो कि वो हार्डली सर्वाइव कर पाएँ या अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएँ। तो ये इन्होंने पहले बोली, पहली चीज़ इंटर जनरेशनल इक्विटी, इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन should owe the earth, should get, है ना, at least what we get the earth, at least as good as we have got from our
फोर फादर्स, हमने जो अपने फोर फादर्स से पाई है धरती को, एट लीस्ट एज गुड एज वी हैव inherited from our ancestors, जैसी हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है एटलीस्ट वैसी तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जानी है। इसे बर्बाद नहीं करना है कि वो अपने लिए उनके लिए हम कुछ छोड़े ना। सेकेंड बात जो इन्होंने की थी, इंटर स्पीसीज या फिर आप कह लीजिए इकोलॉजिकल इक्विटी। अब अर्थ पे एक स्पीसीज तो रह नहीं रही है, खाली ह्यूमंस तो रह नहीं रहे हैं, तो हमें ये भी इसके साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो अदर स्पीसीज हैं, अदर लिविंग फॉर्म्स हैं, दे शुड ऑल्सो गेट एटलीस्ट देयर लिविंग थिंग्स शुड ऑल्सो गेट देयर फेयर शेयर, शुड ऑल्सो गेट देयर फेयर शेयर, है ना, जो भी फेयर शेयर, जिससे कि जो अर्थ की इकोसिस्टम है वो बना रहे, जो लाइफ फॉर्म है वो डिस्टर्ब ना हो, अर्थ की जो कैपेसिटी है लाइफ को इनहेबिट करने की या सपोर्ट करने की वो ख़त्म ना हो, और इनका भी अधिकार है अदर स्पीसीज़ का अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस के अलावा, तो इनके भी अधिकार इन्हें मिलते रहे। हम सिर्फ ह्यूमंस के राइट की बात ना करें, इनके भी राइट होने चाहिए। इन कुछ फॉरेस्ट हमारी ज़मीन पर होना चाहिए, जैसे कि 33% का हमने अगर डिसाइड किया है, हमने मतलब एटलीस्ट इतना होना चाहिए जिससे ये सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म में चीज़ें चलती रहें। सस्टेन मतलब आप समझते हैं कि चीज़ें चल पा रही हैं, सस्टेनेबल मतलब वही कि लॉन्ग टर्म में चल पा रही हैं चीज़ें, ठीक है। देन 1989 में 1989 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। अभी तक क्या है, अर्थ पे साइंटिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जो सैटेलाइट वगैरह है उनकी मदद से जोग्राफर्स और इन सब लोगों ने क्या पता कर लिया कि अर्थ के जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसे ओजोन लेयर भी बोल देते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है 15 किलोमीटर आप कह लीजिए, पोल्स पे थोड़ा नीचे 10 to 50 किलोमीटर तक जहाँ ओजोन है, वो क्या है, ओजोन की जो डेंसिटी है, ओजोन की जो थिकनेस है वो डिप्लीट हो गई है। इसे क्या बोल देते हैं हम, अंटार्कटिका ओजोन होल। किस वजह से होता है, हेलोजेंस की वजह से। कहाँ से रिलीज़ होती हैं, हमने क्या किया, उनके रिलीज़ का कैसे बंद किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्लीज़ पढ़िए कि ये होल कैसे बनता है, कैसे थिकनेस इसकी ओजोन की O3 जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करती है, उसकी थिकनेस कैसे कम हुई है अंटार्कटिका में। ये मैं पिछले लेक्चर्स में जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो बताया था, तो अब मैं उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। तो इन लोगों ने देखा, जो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन हैं, हमारे जो सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं अर्थ के, उनसे पता चला कि यहाँ पे जो ये ओजोन की कंसंट्रेशन है इस लेयर में, होल क्या है, कंसंट्रेशन का कम हो जाना। होल का मतलब ऐसा कोई छेद नहीं हो गया है हवा में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ओजोन की कम हो गई है, तो इसका कुछ किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले ये तो पता हो किस वजह से हुई हो। तो सबको पता है हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की वजह से कम हुई है, जो कि कहाँ मिलते हैं हमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, जो कि एज ए कूलेंट यूज़ किए जाते थे 1990s तक। उसके बाद ये फेज आउट करना शुरू हुए। तो 1989 में पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया मिलके कि बिफोर दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएं, उससे पहले हम इन्हें फेज आउट कर दें। तो इसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में एक सिटी है, वहाँ ये साइन हुआ था ये प्रोटोकॉल कि अब हम आज से
प्लेस करते हैं कि जो CFCs हैं उन्हें हम फेज आउट कर देंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरीन डेंजरस है, फ्लोरीन उतनी नहीं है, हेलोजेंस बोल देते हैं इनको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको, तो हम इन्हें फेज आउट कर देंगे, हम इन्हें एज ए कूलेंट नहीं यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट पहला एनवायरनमेंट अकॉर्ड था जो कि सारी कंट्रीज़ ने, ऑल कंट्रीज एग्रीड एंड साइंड, मतलब एग्री भी हुए, साइन भी हुए और फिर इम्प्लीमेंट भी किया। तो 1989 में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने पहले एनवायरनमेंट को इतने ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, उसका हमने पहला, आप कह लीजिए, ट्रेलर देखा और उसके लिए काम भी शुरू किया 1989 में। इसी टाइम एक और चीज़ हुई 1988 में क्या हुआ, एक साल पहले की बात है, उतना बड़ा इवेंट नहीं था जितना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन है IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वैसे ही वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। कल हमने UNDP की बात की, आज हमने UNEP की बात की। तो ये मीटरोलॉजी से रिलेशन रखता है, ये एनवायरनमेंट से, लगभग इनके एरियाज क्या है, आप कह लीजिए ओवरलैपिंग है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम क्या दिया है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, के जो क्लाइमेट ह्यूमंस की वजह से चेंज हो रहा है। ये हमेशा याद रखना है जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो किसकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन लेड क्लाइमेट चेंज है ना, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल क्लाइमेट चेंज भी बोल देते हैं, सॉरी एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी बोल देते हैं। उसको मीज़र करने के लिए, उस पर डेटा इकट्ठा करने के लिए, ये जो संस्था है ये कभी भी अपनी रिसर्च नहीं करेगी, ये सिर्फ जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे नासा हो गई, नोआ हो गई, नोआ कहाँ की एजेंसी है, वंस अगेन US की, नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एटमॉस्फेयर वाला है हमारे जैसे IMD है, वैसे वहाँ की नोआ है। नासा स्पेस एजेंसी है, इसरो हो गई, ठीक है। EU की जो भी, यूरोपियन यूनियन की जो भी एजेंसीज हैं, फिर देन जापान की जो भी एजेंसीज हैं, कनाडा, रसिया, सारी, उनसे इन्होंने डेटा लेना शुरू किया, किस पे, जो भी जिस भी प्लेस का ये डेटा मीज़र कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट में कर रहे हो, चाहे वो अर्थ की सरफेस पर मीज़र कर रहे हो, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इन्होंने कंपाइल करना शुरू किया, उसमें चेंजेस को मीज़र करना शुरू किया, और कुछ सालों में ये एक रिपोर्ट निकालने लगी। इंटर गवर्नमेंटल समझ में आ गया, पैनल भी समझ में आ गया, क्लाइमेट चेंज पे ये भी समझ में, कुछ सालों में ये रिपोर्ट निकालने लगी जिन्हें हम क्या बोलने लगे, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट, AR, असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 6। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इनकी वो कौन सी है, AR6 लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने फैक्ट के बेसिस पे ये क्लेम किया है, जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश्ड हुई है, फैक्ट के बेसिस पे ये क्लेम किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड मेजरमेंट, ये क्लेम किया है कि दैट ह्यूमंस आर डेफिनेटली कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और किन वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रूव करना पड़ रहा है नहीं ह्यूमंस कर रहे हैं, और होता है सन की साइकिल्स। सन की कुछ हाई रेडिएशन वाली साइकिल होती है, कुछ लो रेडिएशन, कुछ लो एक्टिविटी की साइकिल होती है, उससे फ़र्क पड़ता है। अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है सन के अराउंड,
वो भी थोड़ी शिफ्ट होती रहती है। एक्सेंट्रिसिटी, उससे भी फर्क पड़ता है। देन अर्थ की सरफेस का जो एल्विडो है वो कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आइस एज के टाइम पे मैक्सिमम आप कह लीजिए आधी अर्थ की सरफेस पे साल भर बर्फ जमा रहती थी, तो मैक्सिमम जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाती थी, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और जैसे वल्केनोज वगैरह इरप्ट हो जाए, वल्केनोज वगैरह जो कि बहुत सारे स्मोक फ्यूम्स या बहुत सारा कचरा अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो उससे भी जो अर्थ के क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। और फाइनली मीटियोराइट वगैरह टकराते हैं तो उनसे भी जो डेब्रिस उठता है किसमें, एयर में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, ये अर्थ की प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ है ही नहीं क्लाइमेट चेंज जैसा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक की। क्या असेस करते हैं ये, बेसिकली CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ये एक चीज़ बता दो, ये खुद से रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ डेटा लेते हैं एजेंसी से, उसे कंपाइल करते हैं। आइस कैप्स में जो आप कह रहे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ग्लोबल वार्मिंग, देन टेम्परेचर हो जाएगा, ओशियन का जो टेम्परेचर है ना, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस एंड एक्सट्रीम इवेंट्स, सी लेवल राइज। ये लिख लीजिए, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। एक्सट्रीम इवेंट्स, ये सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है, या तो वो बढ़ रही हैं, जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट है, सी लेवल राइज है, एसिडिफिकेशन है, ओशन वार्मिंग है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, और CO2 इंक्रीज हो रहा है, CO2 एंड CH4। ठीक है, ये हो गया 1988 की कहानी। थोड़ा सा और है इसमें, टाइमलाइन में लिखते चलिए। बेस्ड ऑन, फिर क्या हुआ, बेस्ड ऑन IPCC की रिपोर्ट्स, IPCC की जो रिपोर्ट आई फर्स्ट रिपोर्ट 90 में, एंड ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो ब्रंटलैंड कमीशन था उसकी रिपोर्ट पर बेस करके, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस के बाद एक अर्थ समिट बुलाया गया, जिसका हकीकत में नाम क्या था, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। इससे हम क्या बोल देते हैं, कब बुलाई गई है, 1992 में। कहाँ बुलाई गई है, रियो में, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। रियो भी रखेंगे, काम चल जाएगा, रियो ही बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस के बाद और IPCC और इनकी रिपोर्ट्स के बाद, जिन्होंने काफ़ी कंसर्न्स जताई कि हमें ह्यूमंस को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वी आर रियली एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज ऑन द प्लेनेट अर्थ एंड लाइफ ऑफ आवर ओन फ्यूचर जनरेशंस। तो इसके कुछ आउटकम निकले होंगे ऑब्वियसली। पहला तो था UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD, है ना, टू लुक आफ्टर दीज गोल्स। कौन से गोल्स, एजेंडा 21 है ना, एक इसमें तय हुआ रियो अर्थ समिट में, क्या एजेंडा 21, उसके उनको देखने के लिए एक कमेटी बनी, एक कमीशन बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसे हमने क्या बोल दिया, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एजेंडा 21 क्या था कि हमें जो 21st सेंचुरी आ रही है, 2000 स्टार्ट होने वाला था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जैसे अफॉरेस्टेशन, है ना, फिशिंग को हमें कैसा सस्टेनेबल बनाना है, एग्रीकल्चर में हमें पेस्टिसाइड और ये सब कम यूज़ करने हैं, ऑर्गेनिक, हमें इंडस्ट्रीज से CO2 एमिशन कम करना है, हमें जो भी और अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उन्हें भी फेज आउट करना है, हमें जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें फंड दे के सपोर्ट करना है टू कॉप
कोप विद द ऑलरेडी हैपेंड क्लाइमेट चेंज, जो ऑलरेडी हो चुका है उससे कोप करने के लिए, एंड टू प्रिपेयर और टू रिड्यूस द फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, कि वो भी फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज जिन चीज़ों से हो रहे हैं उन्हें कम करें। देन ये तो हो गए एजेंडा 21। देन इसमें कुछ डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एक बनेगी ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली यही डिसाइड हुआ था 1992 में ऐसा बनाएंगे। ये 1994 में आते आते ये क्या है आप कह लीजिए 1994 में आते आते इसका गठन हो गया और इस कई सारी कंट्रियों ने इसे अप्रूव भी कर दिया। ऐसे ही बनी एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है वर्ल्ड में उसे कॉम्बैट करने के लिए भी एक बनी, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये लगभग 1994 तक ये तीनों कन्वेंशंस फोर्स में आ गए थे, फोर्स स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपनी मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग्स जो हैं स्टार्ट कर दी थी। अब जो ये UNFCC बना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके अंडर 1997 में एक मीटिंग हुई थी, कहाँ, क्योटो जापान में, जिसमें जो एजेंडा 21 के जो गोल्स थे काफ़ी सारे, उन पर कई सारे देश एग्री हुए, कई सारे कंट्रीज एग्री हुए। और किस बात पे एग्री हुए, वो जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है CTM, या बहुत सारे नाम हैं इसके, कि भाई अगर आप कार्बन ज़्यादा एमिशन कर रहे हो और आपको करना कम है, हर एक देश ने टारगेट बनाया कि आपको इतना मिलेगा कार्बन एमिशन, आपको इतना, तो जो ज़्यादा कर रहा है वो उसको बेसिकली कुछ पे करना होगा इस कार्बन एमिशन के बदले। किसको, जो कम कर रहा है, जो अपने टारगेट से भी कम कर रहा है, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये इसे पे करेगा इस कार्बन में, जो ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है उसके लिए। इस मैकेनिज्म को ये सिंपल समझा दिया है मैंने, बेसिकली ये होता है, इस मैकेनिज्म को हम कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। कुछ फंड्स की भी बात हुई थी कि भाई कुछ फंड्स भी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। एंड कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR, ये क्या है आप सबको पता है। यूरोप और अमेरिका तो कब से डेवलप होना शुरू हो गए हैं, 1750 या 1780 कह लीजिए, 1800 से कह लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो तब से ये लोग कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो इन्होंने जो ऑब्वियसली कार्बन एमिट किया है वो ज़्यादा है ना। तो लेकिन अब आप ये भी तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया की तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो कर ही नहीं रहा है या उसने कभी किया नहीं। अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कॉमन है, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड है किसके बेसिस पे, कि आपने हिस्टोरिकल एमिशंस कितने हैं, आपके हिस्टोरिकल एमिशंस कितने हैं। अगर क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ऑलरेडी एमिशंस बहुत सारे किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं CO2 के, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और चाइना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, ये बात हम सबको एग्री करनी पड़ेगी। पहली बात तो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्लेनेट अर्थ से बचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल एमिशन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफ्रेंशिएटेड। तो कुछ बातें एग्री हुई, देन इसी में IPCC की ये सारी चीज़ें चलती रही, एनुअल मीटिंग्स चलती रही, और 2015 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनुअल मीटिंग हुई, कौन सी, पेरिस क्लाइमेट समिट। सबने नाम सुना होगा पेरिस क्लाइमेट समिट, जो UNFCC की एक 21वीं मीटिंग थी, 21st, है ना। उसमें पेरिस क्लाइमेट समिट में कुछ बातें फिर से डिसाइड हुई, जैसे कि फंडिंग की $100 बिलियन पर ईयर, एंड इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिसाइड हुई, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। आप ही बता दीजिए कि आप कितना इंटेंड है, आपका मन कितना है कि आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप
ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो कर रहे हैं वो हमें हर 5 साल में बता दीजिए, हर 5 ईयर में बता दीजिए, 5 ईयर्स में, और उसको फिर रिवाइज हर एक 5 साल पे करते रहिए। तो ये इसमें 2 चीज़ें हुई थी, फंडिंग की बात हुई थी और INDC की। और अभी इसकी लेटेस्ट मीटिंग जो है 2021 में हुई है, कौन सी, 26th मीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे 27 होनी चाहिए थी, बेसिकली 26 इसलिए हुई है क्योंकि 2020 में पेंडेमिक की वजह से मीटिंग नहीं हुई। ग्लासगो समिट जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा आउटकम या अचीवमेंट हुआ नहीं है। ये एक ब्रीफ टाइमलाइन हो गई एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की, आप कह लीजिए एनवायरमेंटल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स की। इसमें एक चीज़ भूल गया मैं, वो यहाँ लिखी है, हमने बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो मैंने सस्टेनेबिलिटी की तो बात कर दी, अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है वो मैं थोड़ा सा भूल गया, तो वो यहाँ लिखी है। सस्टेनेबिलिटी की डेवलपमेंट की बात करें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किसने बनाए, UN ने, यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने कब बनाए, 2000 में, ईयर 2000 में, कि आज से लेके 2015 तक, अगले 15 साल तक हमारे ये गोल्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। और हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, हमें माल न्यूट्रिशन, हंगर रिड्यूस करना है, हमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस करनी है, हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जहाँ भी क्राइम हो रहा है उन्हें ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की गई। लेकिन 2015 तक आते आते हमने ध्यान दिया कि हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे ही फोकस किया है, MDG, हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे ही फोकस किया है, हमने सस्टेनेबिलिटी को भूल गए हैं। तो 2015 में आप कह लीजिए डिसाइड किया हमने कि 2016 से लेके 2030 तक के लिए हमारे ये गोल्स हैं, क्या गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले तो हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, अब हमने सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया, और पॉवर्टी और हंगर और एजुकेशन और हेल्थ के अलावा, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ के अलावा हमने क्या और चीज़ें ऐड कर दी उसमें, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की, लाइफ चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो ओशियन पे हो, पॉल्यूशन चाहे कहीं भी हो, हम उसे भी चेक करेंगे। तो बेसिकली ये जो 2 मूवमेंट हैं, ये जो 2 ट्रेडिशन है, एक तो UNFCCC वाला और एक ये डेवलपमेंट वाला, ये बेसिकली अब कन्वर्ज होते जा रहे हैं, जिससे कि हम एक डायरेक्शन में बढ़े हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका एक ब्रीफ टाइमलाइन भी हो गई और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, इनको भी रिड्यूस या एलिमिनेट करने की भी बात कर रहे हैं। अब जो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की मैंने, वो आप करेंगे कैसे बेसिकली, है ना। बातें तो बड़ी बड़ी हो गई, आप डे टू डे लाइफ में कैसे करेंगे। तो कुछ सिंपल रिसोर्स कंजर्वेशन के तरीके हैं, वो क्या है, पहले तो लिखिए रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना, सिंपल वेज। रिसोर्स कंजर्वेशन में ही तो ये बातें सारी आई कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए हमें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के कुछ प्रिंसिपल्स लिखिए। पहला तो रिड्यूस, आप वेस्टफुल जो यूज़ कर रहे हैं उसे कम कीजिए। फॉर एग्जांपल कंज्यूमरिज्म जो बढ़ गया है वर्ल्ड में, उसे कम करिए। ठीक है, वेस्टफुल या मिसयूज़ है उसे कम कीजिए। देन है रीयूज़, जहाँ भी पॉसिबल है जो भी रिसोर्स रीयूज़ हो सकता है उसे आप रीयूज़ कीजिए। जो यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर है जो आजकल चलने लगा है उसे ख़त्म कीजिए। देन रिसाइकल, मैक्सिमम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर फॉसिल फ्यूल को छोड़ दें तो उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो वाटर्स हो या फॉरेस्ट हो। उनको फॉरेस्ट को कैसे हम कुछ सालों तक छोड़ दें तो वो रीग्रो कर जाते हैं। और अगर हम फॉसिल फ्यूल की भी बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करें या फ्यूल की बात करें, तो उसमें फिर हमें उन्हें एलिमिनेट करके, फॉसिल्स को एलिमिनेट करके हमें रिन्यूएबल पे आ जाना चाहिए, जैसे कि सोलर एंड
विंड एनर्जी है। ये कुछ कॉमन प्रिंसिपल हैं जिसे आप किसी भी एग्जाम में किसी भी आंसर में लिख सकते हैं, जिनके बेसिस पे आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स। ये तो हो गए खाली रिसोर्स कंजर्वेशन की बात। अब आ जाते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और मुझे अभी तक जो मैंने प्रिंसिपल पढ़े हैं उनमें सबसे अच्छे लगे हैं, तो मैं ये आपको लिखवा देता हूँ। जो 8th क्लास की एनसीईआरटी उसी में दी। हमने सस्टेनेबिलिटी की बात कर ली जब रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, उसके साथ डेवलपमेंट कैसे हो उसके कुछ प्रिंसिपल लिखिए। रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पहला क्या करें, जो भी लाइफ है वो आप कह लीजिए इनवैल्यूएबल है, वो बेशकीमती है, उसे हम बर्बाद ना करें, उसे हम ठोकर ना मारें, उन्हें जीव जंतुओं को या पेड़ों को फालतू में ना ख़त्म करें। तो रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देन इम्प्रूव, जहाँ भी आपसे हो सकता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वहाँ ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करें। ठीक है, प्लीज़ इन्हें लिख लीजिए। इनसे अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स मैंने नहीं पढ़े हैं अभी तक। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी। अर्थ की जो वाइटैलिटी है जिसकी वजह से वो लाइफ को सपोर्ट कर पाता है। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी। अर्थ की जो वाइटैलिटी है जिसकी वजह से वो लाइफ को सपोर्ट कर पाता है, उसे हम ख़त्म ना करें, उसे हम पॉल्यूट डिग्रेड ना करें। मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चेंज then next change personal attitude। पर्सनल एटीट्यूड बदलें अपना, किसकी तरफ, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की तरफ अपनी जो पर्सनल एटीट्यूड है एंड प्रैक्टिसेस हैं, यूज थ्रो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाए फेंक दो, कचड़ा ही तो है, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप दूसरों से तो तुरंत बोलने लगते हैं कचड़ा फेंकने पे कि देखो वो कैसे कर रहा है, पहले आप खुद भी तो सुधरिए, तभी तो वर्ल्ड को सुधार पाएंगे। एंड फाइनली इनेबल कम्युनिटीज़, जो भी जिस भी तरह की कम्युनिटीज़ हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो टाउन्स में रहती हो या हाईली सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी किसी बड़े अर्बन एरियाज़ में रहती हो, तो उन्हें अपनी केयर करना सिखाइए फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जो भी उनका एनवायरनमेंट है जहाँ रह रहे हैं उसकी वो केयर करें, ये उन्हें आप सिखाइए। और ये हम ट्राइबल पीपल से ये हम बात अच्छे से सीख सकते हैं। वो भले ही देखने में बेकार लगते हों, उनके तरीके हमसे अलग हों, पर उनका जो अपने एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न है वो हमसे कहीं ज़्यादा है और काफ़ी सस्टेनेबल है। सो ये तो हो गई कुछ रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट की बात है। अब आपका काम ये है, जो मैंने 2 गोल बोले थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड एजेंडा 21। एजेंडा 21 प्लीज़ इन्हें पढ़ के इनके नोट्स बना लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इनका आप यूज़ भी हर आंसर में कोट कर सकते हैं इन्हें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ह्यूमैनिटी ने अपने लिए ये गोल रखा है और हमें ये अचीव करना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ब्रीफ से नोट, 1 लाइनर कि भाई सस्टेनेबल गोल 17 है ये, तो आपने ब्रीफ में एक पेज में ये पूरे सस्टेनेबल गोल नोट डाउन कर लीजिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो इम्पोर्टेंट गोल थे जो हम मीट कर चुके हैं,
या फिर जो इंडिया या हमारे जैसे देश नहीं मीट कर पाए वो लिख लीजिए कि हमने कौन सा MDG नहीं अचीव कर पाया है। देन एजेंडा 21 में जो भी आज के लिए रेलिवेंट हैं वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। जो भी एजेंडा में 20 पॉइंट हैं उनमें से जो भी आपको आज के लिए रेलिवेंट लग रहे हैं वो लिख लीजिए। ये काम आते हैं, ये प्री जैसे एग्जाम्स में तो काम आते ही हैं, ये मेंस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसके लिए, जो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड हो गए, सॉइल हो गया, वाटर, इनकी बात करने के लिए।